जय हिंद दोस्तों, रक्षक अन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, अगर पेंशनर्स को ईसीएचएस या फिर सीजीएचएस की मेडिकल की सुविधाएं चाहिए तो सबसे पहले एफएमए का पैसा 1,000 रुपए बंद कराएं। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जो ईसीएचएस की फैसिलिटी लेना चाहते हैं मेडिकल की। अब दोस्तों, कुछ पेंशनर्स का एफएमए का पैसा भी मिल रहा है, 1,000 रुपए उनको पेंशन पे मिल रहा है। दोस्तों, आप दोनों चीजें नहीं ले सकते। जी हाँ दोस्तों, या तो आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं या फिर आप पेंशन पे 1,000 रुपए ले सकते हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कुछ पेंशनर कह रहे हैं कि हम 1,000 रुपए बंद कराना चाहते हैं और उसके बाद हम ईसीएचएस की मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहते हैं। दोस्तों, ये काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप क्या करेंगे, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से 1,000 रुपए बंद कराएंगे। अगर आप बैंक के थ्रू सीपीपीसी से 1,000 रुपए ले रहे हैं पेंशन पे एफएमए का, तो सबसे पहले आप बंद कराएंगे। अगर आप स्पर्श के थ्रू 1,000 रुपए ले रहे हैं एफएमए का, तो आप स्पर्श से बंद कराएंगे। यानी जो भी आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है जहां से आप 1,000 रुपए प्राप्त कर रहे हैं एफएमए का पैसा, पहले आप उसे बंद कराएं। बंद कराने के बाद वहां से आपको एनओसी लेनी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और वो आपको देना पड़ेगा ईसीएचएस को या फिर सीजीएचएस को, जहां से आप मेडिकल की फैसिलिटी लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका 1,000 रुपए बंद भी हो जाएगा और उसके बाद आपकी ईसीएचएस की फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप मेडिकल की सुविधाएं ले पाएंगे। तो ये तरीका है। चलते अगली जानकारी की तरफ। पीसीडीए से आया जवाब पेंशनर्स को, पूर्व सैनिकों की पेंशन का फॉर्मूला ओआरओपी में चेंज नहीं होगा। दोस्तों, एक पेंशनर थे, इनका रैंक ऑनरी कैप्टन था। दोस्तों, ये कह रहे थे कि इनकी जो पेंशन है वो 43,716 है, यानी इनको 33 साल की पेंशन दी जाए। इनकी सर्विस थी दोस्तों 31 साल। इनका कहना है कि मुझे 33 साल की पेंशन दी जाए। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जितनी आपकी सर्विस है उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। अगर आपकी 30 साल की सर्विस है तो 30 साल की पेंशन मिलेगी। अगर आपकी 31 साल है, 32 साल है, तो उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। अगर आपकी 30 साल है, अगर आप 33 साल की मांग रहे हैं, तब दोस्तों आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने डायरेक्ट पीसीडीए को शिकायत डाली कि मेरी पेंशन 43,716 है और मेरे को बढ़ाकर पेंशन दी जाए, 33 साल की पेंशन दी जाए। यानी कितनी दी जाए? 46,300। तो दोस्तों, पीसीडीए ने यहां पे बता दिया कि जो ओआरओपी का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है एवरेज का, वो चेंज नहीं होगा। हालांकि इन्होंने, पेंशनर ने डिमांड करी थी कि वेटेज के अनुसार भी पेंशन दी जाए। दोस्तों, यहां पे पीसीडीए ने बताया कि जो भी हम ओआरओपी का काम कर रहे हैं, ओआरओपी का पैसा दे रहे हैं या फिर जो टेबल बनाई जा रही है सीजीडी द्वारा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और इन्होंने ये भी बता दिया कि 2006 से पहले जो वेटेज सिस्टम चलता था पेंशन कैलकुलेशन के लिए, वो 2006 से या फिर 7 सीपीसी में लागू नहीं होगा। यानी ओआरओपी का जो फॉर्मूला है एवरेज का, वो वही रहेगा आगे भी। इसी के हिसाब से आपको पेंशन भी दी जा रही है। तो उन्होंने साफ कर दिया दोस्तों, ओआरओपी टेबल, पेंशन टेबल जो बनाई गई है वो एवरेज के बेस पर बनाई गई है। पेंशनर्स का जो लाइव डाटा है, पीपीओ निकालकर उनकी पेंशन ली गई है मिनिमम मैक्सिमम, और उसी के आधार पे ओआरओपी टेबल बनाई गई है, चाहे ओआरओपी 3 हो, 2 हो या फिर 1 हो। यानी पीसीडी का कहना है कि जो आपको पेंशन दी जा रही है वो बिल्कुल ठीक दी जा रही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जो ओआरओपी का जो फॉर्मूला है वो भी चेंज नहीं होगा, और उसमें कोई वेटेज या फिर कोई दूसरा फॉर्मूला एडॉप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा दोस्तों पीसीडी का कहना है। चलते अगली जानकारी की तरफ। 2006 से पहले आए ऑनरी नायब सूबेदार का पे लेवल 6 है पीपीओ में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 2006 से पहले आए ऑनरी नायब सूबेदार रैंक की। दोस्तों, अगर आप अपना नया पीपीओ देखेंगे, स्पर्श का पीपीओ या फिर 7 सीपीसी का पीपीओ, तो दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार की जो रैंक है, उनका जो पे लेवल है 7 सीपीसी का, वो है पे लेवल 6। दोस्तों 6 जो लेवल है वो है नायब सूबेदार का, लेकिन आपको पेंशन दी जा रही है सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार की। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार है। यानी पीपीओ में पे लेवल दिखाया है 6 का और पेंशन दी जा रही है आपको ऑनरी नायब सूबेदार की। ये गलत है दोस्तों। जब पे लेवल 6 नायब सूबेदार का है तो नायब सूबेदार की पेंशन क्यों नहीं दी जा रही, ये मेरा सवाल है। तो दोस्तों, लेवल 6 है वो नायब सूबेदार रैंक का है, तो उसी की पेंशन आपको दी जानी चाहिए। अगर आपका रैंक ऑनरी नायब सूबेदार है, वही आपको मिलनी चाहिए। यानी कितनी मिलनी चाहिए? 26,825। जी हाँ दोस्तों, 26,825 आपको पेंशन मिलनी चाहिए रेगुलर नायब सूबेदार की, पे लेवल 6 के आधार पे। यानी पे लेवल तो आपका 6 दिखा दिया, लेकिन पेंशन आपको मिल रही है कम वाली, ऑनरी नायब सूबेदार की। ये आपके साथ
अन्याय है, इसे सुधार करना चाहिए भारत सरकार को। चलते अगली जानकारी की तरफ। एडिशनल पेंशन 20% का फायदा क्या फैमिली पेंशनर्स को भी मिलता है? पत्नी को, विडो को, डिवोर्सी, अनमैरिड बेटियों को। बिल्कुल दोस्तों, ये जानकारी कई बार फैमिली पेंशनर्स को नहीं होती। पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है, पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो वाइफ हो गई वो जो पेंशन लेती है, या फिर अगर पत्नी की भी डेथ हो गई उसके बाद जो बेटियां पेंशन लेती हैं, जैसे कि विडो डॉटर, अनमैरिड डॉटर, डिवोर्सी डॉटर। दोस्तों जब भी इनकी एज 80 साल होती है तो दोस्तों इनको भी एडिशनल पेंशन मिलती है। यानी जो रूल पेंशनर्स के लिए अप्लाई होगा वही रूल फैमिली पेंशनर्स के लिए अप्लाई होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं एडिशनल पेंशन की बात कर रहा हूं, एडिशनल पेंशन की। यानी जब फैमिली पेंशनर की एज 80 साल पहुंचेगी तो उनको भी एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे अनमैरिड बेटी हो, चाहे विडो बेटी हो, या फिर डिवोर्सी बेटी हो, यानी डॉटर्स की अगर एज 80 साल पहुंचती है तो उनको भी एडिशनल पेंशन का फायदा मिलता है। जो वाइफ है, स्पाउस है, यानी फैमिली पेंशन अगर जिनकी चल रही है, अगर उनकी एज 80 साल पहुंचती है तो उनको भी एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कुछ पेंशनर्स का कहना कि हमने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया, अगर दिसंबर के आखिरी दिन में देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी दिसंबर की पेंशन पे। दोस्तों कुछ पेंशनर सवाल कर रहे थे कि सर हमने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब पेंशनर कह रहे हैं क्या हम 30 दिसंबर में सबमिट करें, 31 दिसंबर में सबमिट करें? दोस्तों आपको अभी कर देना चाहिए, आपने इतना लेट करा क्यों? अगर आपकी ड्यू डेट 31 दिसंबर है तो आपको फिर 31 दिसंबर से पहले ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, नहीं तो आपकी दिसंबर की पेंशन रुक जाएगी। जितने भी इस वर्ष के पेंशनर्स हैं दोस्तों, आप अपनी ड्यू डेट देखिए, पहले अपनी ड्यू डेट चेक कर लीजिए कि आपकी ड्यू डेट है कौन सी, और उसी के अनुसार आपको उस महीने में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अगर आपकी 31 जनवरी 2025 ड्यू डेट है तो फिर आपको जनवरी में सबमिट करना है। अगर आपकी दिसंबर में ड्यू डेट है तो फिर आपको दिसंबर में सबमिट करना है। यानी जो भी आपकी ड्यू डेट है इस वर्ष में, उसके अनुसार ही आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी 31 दिसंबर है तो आपको 31 दिसंबर से पहले सबमिट करना है, नहीं तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। दोस्तों ये पूछने वाली बात नहीं है, आपको मैं बीच बीच में सारी गाइडेंस देता रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो लाइफ सर्टिफिकेट आप 31 दिसंबर से पहले सबमिट करें। जिन पेंशनर्स की ड्यू डेट नवंबर में थी उन्होंने सबमिट कर दिया, उनकी पेंशन कंटिन्यू चल रही है। लेकिन जिनकी ड्यू डेट 31 दिसंबर है तो आपको फिर दिसंबर में ही सबमिट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर ड्यू डेट के आधार पर काम करता है, जो आपकी ड्यू डेट वो दिखाता है उसी के अनुसार आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है उस महीने। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करेगा। वीडियो में ये खत्म करता हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोस को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।